चार्ट को बहुत ध्यान से बनाइएगा। हमारा जो डिस्कशन है इसी के आसपास में घूमेगा। इसको नोट कर लीजिए तो मैं बताऊं। लिख लो बेटा, कुछ चीजें लिखने में ज्यादा अच्छा है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए बात सुधा स्टार्ट शैल बी। क्या मुझे स्टार्ट करना चाहिए? आप लोग चित्र बना सकते हैं। शिवम बना लो, टाइम है सबके पास। मैं पूछ रहा हूँ। फाइनेंशियल सिस्टम में तीन चीजें होती हैं। पहला है इंस्टीट्यूशन, दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट, तीसरा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। पीछे में बैठना, आगे बैठिए। हाँ की बात। इंस्टीट्यूशन में दो बातें, बैंक की बात करते हैं, एनबीएफसीज की बात करते हैं। एनबीएफसी होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल मार्केट में दो तरीके के मार्केट होते हैं। जो आज हमारा टॉपिक हुआ है मनी मार्केट। दो तरीके के मार्केट होते हैं, एक मुद्रा बाजार और एक होता है पूंजी बाजार। हिंदी में बताता चल रहा हूं आपको। मनी मार्केट का मतलब है मुद्रा बाजार और इसका मतलब है पूंजी बाजार।
ये है संगठित मुद्रा बाजार और ये है असंगठित मुद्रा बाजार। शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर का मतलब होता है ऋण पत्र। ये तीन प्रणाली हम लोग पढ़ा, हिंदी में लिख लेना। दिख रहा है ना, इसीलिए कह रहा हूं आगे देख बैठ जाओ। जगह है इधर आ जाओ। सिटिंग अरेंजमेंट अजीब तरह हो गया ना। बन गया चित्र में बताऊं? हिंदी में लिख लो, परीक्षा होगी तो समझ में आ जाएगा। हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके तीन पार्ट्स हैं। एक है इंस्टीट्यूशन, दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट, तीसरा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इंस्टीट्यूशन में बैंक्स और एनबीएफसी आते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार यानी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट आते हैं। मनी मार्केट के दो पार्ट है, संगठित ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। और ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के दो पार्ट हैं, कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। असंगठित के जो मनी मार्केट है उसमें देसी बैंकर्स आते हैं, महाजन आते हैं, साहूकार आते हैं। और ये जो संगठित मनी मार्केट है इसको गवर्न करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग लिख लो, फिर मैं इसको एक एक चीज बताता हूं क्या क्या। क्या होता है आपको दिख रहा है? अब आप सोचिएगा, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी बिजनेसमैन को अगर पैसे की जरूरत है, या तो अपने दोस्त से मांग लेगा, या बैंक के पास जाएगा, या कोई विदेशी इंस्टीट्यूशन के पास कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, ऑपरेशन बढ़ाने के लिए उसको पैसे की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने गोलगप्पे की दुकान खोली और गोलगप्पे आपके बढ़िया बने और होटल में उसकी डिमांड बढ़ने लगी। तो अब आपने एक ठेला लगाया था अभी तक, अब आप दो ठेला कर दिए। दो ठेला करने के बाद आपको लगा कि मजा नहीं आ रहा है, एक बड़ी दुकान ही खरीद लेते हैं। ये भी बात ठीक है, आपने दुकान खरीद लिया, आपका फिर भी बिजनेस चल रहा है। अब आपको लग रहा है कि नहीं यार इसको और बढ़ाना चाहिए, तो पैसे तो सीमित हैं। आपको लग रहा है कि मिर्चा राम से बड़ी दुकान कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और आज लोग बैठ के खाएंगे, इसका खड़े खड़े खा रहे बैठ के खाएंगे, उनकी होम डिलीवरी हम करेंगे। तो इतना बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। या तो बैंक में आपकी अच्छी खासी पहचान, या आपका दोस्त करोड़पति हो या लखपति हो, या आपको पैसे उधार दे। लेकिन अगर मैं आपसे 10 लाख रुपए मांगू आप नहीं देंगे, 1000 रुपए मांगू तो बेमन से दे देंगे, भाई समय में लौटा देंगे। लेकिन बैंक से मांगे तो बैंक बोले भाई एक गारंटी लाओ, गारंटर ले आओ, और एक जमीन जायदाद के कुछ पेपर ऊपर हो उसके पेपर लाओ, तब हम आपको देंगे। लेकिन अगर आपको 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई तब आप कैसे लेंगे, या करोड़ रुपए की जरूरत पड़ गई। ये तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। जो बड़े बड़े बिजनेस डीलिंग्स होती है उसमें जो पैसों की जरूरत पड़ती है, अडानी को पैसे की जरूरत 100, 150, 1 लाख, 10 लाख करोड़ की जरूरत नहीं पड़ती, उनको अरबों में जरूरत पड़ती है। कि 500 करोड़ का लोन ले लिया एसबीआई से, 10,000 करोड़ का लोन ले लिया एसबीआई से या पीएनबी से। तो जब इतने पैसे इकट्ठा जब आपको चाहिए, तो ये छोटे छोटे मार्केट ऐसे होते हैं मनी मार्केट, जो शॉर्ट टर्म में आपकी मनी की जरूरतों को पूरा करते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब यह है कि 1 साल के अंदर की जरूरत है। अगर 365 दिन के कम की आपको पैसे की जरूरत है तो आप मनी मार्केट के पास। और अगर आपको शॉर्ट लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, मैक्सिमम 40 साल, अगर आपको तक के लिए लोन चाहिए तो आप पैसे उठाएंगे कैपिटल मार्केट से। क्योंकि आपको कम 1 साल के लिए पैसे की जरूरत है, 364 दिन के लिए जरूरत है, 365 दिन के लिए जरूरत है, इसलिए आप मनी मार्केट से पैसे। इसके जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे वो उसको रूल्स और रेगुलेशन आरबीआई कंट्रोल करता है। संगठित ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में कौन कौन से आते हैं? कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक आते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं रहता।
यहां से आप पैसे उठाएंगे तो आपको 10% इंटरेस्ट हो सकता है सालाना, 12% होता है सालाना, लेकिन यहां पर कोई फिक्स नहीं है। साहूकार के पास गए, वो बोले भैया 15% लेंगे, हर महीने पैसा लेंगे। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास गारंटर नहीं है, ना आपके पास बहुत ज्यादा जमीन है, तो आप मजबूरी में आके इनसे पैसे लेंगे। हमारा फाइनेंशियल सिस्टम आजादी के बाद से बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, लेकिन इतना डेवलप नहीं हो पाया कि हम सारे लोगों को बैंकिंग जो पहुंच है वो इकट्ठा सबको पहुंचा सके। इसलिए जब 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट आई, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि सब हर आदमी के अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिसको आप कहते हैं जनधन खाता। कि अगर सरकार को कोई योजना है या आपको कुछ लोन लेना है या किसी भी तरह का सरकार को आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो आपके पास एक अकाउंट नंबर होना चाहिए। तो जनधन खाता में 5 करोड़ अकाउंट खुलवाए, उसके बाद सरकार ने स्कीम बढ़ाकर 8 करोड़ लोगों को अकाउंट खुलवाने का लक्ष्य रख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपके पास अकाउंट होगा तभी तो आप सारी डीलिंग्स कर पाएंगे। तो बेहतर ये था कि इंस्टीट्यूशन के डेवलप, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डेवलप होने से, मनी मार्केट के डेवलप होने से जो आपको वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि डेली टू डेली बेसिस पे जो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, उसके लिए आपको पैसे की जरूरत होगा तो आप मनी मार्केट से पैसा ले लेंगे। एक बिजनेस है, उसको रॉ मटेरियल खरीदना है या कुछ भी ऐसी चीज खरीदना है जिससे जल्दी से वो प्रोडक्ट बना सके। मैंने अपना बिजनेस एक बड़ा कर लिया, अब मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं मनी मार्केट के पास जाऊंगा, मुझे 364 दिन के, एक साल के लिए ये वाला इतने लाख रुपए का लोन या इतने करोड़ रुपए का लोन दे। लेकिन अगर मैं 5 साल के लोन मांगने जा रहा हूं तो मुझे मनी मार्केट पैसे नहीं देगा, मुझे कौन देगा? पूंजी बाजार पैसे, यहां से मैं निकाल ले जाऊं। लेकिन 1 साल, और चूंकि जो मनी मार्केट है इसका मेन उद्देश्य होता है जो लोगों की वर्किंग कैपिटल मतलब डेली जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए, 1 साल की कम की नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए आप मनी मार्केट से पैसा। अब आप लिखिए कि मुद्रा बाजार होता क्या, डेफिनेशन। मुद्रा बाजार, इससे मैं काफी लिखाऊंगा, आपको लिखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज तैयार रखिएगा थोड़ा सा, कारण क्या ये जो चित्र है ये सफिशिएंट, अगर आपको इतनी चीजें पता है तो आपको लिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि आपको भविष्य में फिर से कभी अपना नोट्स उठा के देखना हो कि मुद्रा बाजार का मतलब क्या होता है, पूंजी बाजार का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए मुद्रा बाजार के फंक्शन क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, तो आप अपनी नोट्स को एक बार पढ़ते और वो चीजें देखिए। ठीक है, देखिए मुद्रा बाजार मुद्रा बाजार ऐसी वित्तीय संस्थाएं होती हैं, मुद्रा बाजार ऐसी वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो लाभ अर्जित करने के साथ साथ उच्च तरलता तथा सुरक्षा, थोड़ा आप लोग स्पीड से लिखेंगे। मुद्रा बाजार ऐसी वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो लाभ अर्जित करने के साथ साथ उच्च तरलता तथा सुरक्षा, उच्च तरलता मतलब हाई लिक्विडिटी एंड सेफ्टी, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आपको आसानी से पैसा मिल जाए। तरलता मतलब कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो जल्दी से आपको पैसा मिल जाए। जैसे कहते हैं कि सोना बहुत तरल है, लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब ये कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसी चीज जिसको मनी के फॉर्म में तुरंत कन्वर्ट किया जा सके। आपकी जमीन लिक्विड इतनी ज्यादा नहीं है, तो जमीन को बेचने में आपको समय लगेगा, लेकिन सोना लेके आप किसी व्यक्ति के पास गए तुरंत आपको पैसे दे देगा, हीरा लेके जाइए आपको तुरंत पैसे दे देगा वो। क्यों? और आप अगर किसी तरीके का फॉरेन एक्सचेंज लेके जाए, कोई विदेशी मुद्रा लेके जाए तो वो भी एक्सचेंज कर देगा। तो कोई भी चीज लिक्विड होने का मतलब है कितना जल्दी वो मनी फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है। जमीन को आप बेचने जाएंगे तो आपको बेचने में समय लगेगा, ये अलग बात है, आपने किसी को दे दिया वो बेच गए, अलग बात है, लेकिन उसको बेचने में समय लगेगा। ठीक है, उच्च तरलता सुरक्षा के
मैंने कहा कहां तक बोला है आपको? उच्च तरलता तथा सुरक्षा की बचतकर्ताओं की भावनाओं का निर्वाह करती है। बचतकर्ता की भावनाओं का निर्वाह करती है। बचतकर्ता की भावनाओं का निर्वाह करती है तथा ऋणों व अग्रिम रूप में व्यापार तथा उद्योगों के लिए मुख्यतः कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराती है। कार्यशील पूंजी मतलब वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराती है। पूर्ण विराम। मुद्रा बाजार निवेश योग्य कोषों के लिए जो मैंने बताया मैं उसमें लिखा रहा हूं। मुद्रा बाजार निवेश योग्य कोषों के लिए मांग तथा पूर्ति से संबंध रखते हैं तथा एक वर्ष या इससे कम अवधि में परिपक्व होने वाले अल्पकालीन ऋण प्रपत्रों के शीघ्र एवं विश्वसनीय प्रपत्रों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं। शीघ्र एवं विश्वसनीय प्रपत्रों की विश्वसनीय सुविधा प्रदान करते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग है, अगर किसी बिजनेसमैन किसी ऑर्गेनाइजेशन को 1 साल से कम के लिए लोन चाहिए और अपनी वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डेली टू डेली। अब अगर आप एक माना बिस्किट का व्यापार कर रहे हैं या बिस्किट बनाने हैं तो बिस्किट के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? आटा होगा, चीनी होगा, घी होगा, ऑयल होगा। लेकिन आपको आटा खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं हो सकता, किसी कारण से ऐसा हो सकता है पैसे ना हो। अब आप कहेंगे बिजनेसमैन उसके पास तो होगा ही, लेकिन उसने जो माल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है वो बिका ही ना हो। तो जब वो बिकेगा तभी तो उसके पास पैसे आएगा। ऐसा हो सकता है उसका स्टॉक बना हुआ पैसे ना हो, अब उसको पैसे की जरूरत पड़ गई है, 1 साल के अंदर की जरूरत पड़ी है तो मनी मार्केट से पैसा। क्लियर? अब आप इसके फंक्शंस लिखिए। मुद्रा बाजार के कार्य हेडिंग वो पॉइंट तो बुलेट पॉइंट में लिखिएगा, एरो बना के लिखिएगा जैसा आपको ठीक है। आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, आपको दोबारा मुद्रा बाजार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये चीज समझ में आ जाए। मुद्रा बाजार के कार्य, ठीक है। देखिए पहला, मुद्रा बाजार व्यवसायियों, किसी के पास पानी है? मुद्रा बाजार व्यवसायियों पानी है किसी के पास? अगर हो तो मुद्रा बाजार व्यवसायियों तथा उपक्रमों इंटरप्राइजेस को बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन होती है, इंटरप्राइज होती है। जैसे भेल है, सेल
है, ये सब भारत सरकार के उपक्रम है ना, जिसको आप नवरत्न बोलते हैं, ये सब भारत सरकार के उपक्रम है। मतलब ये कि जो एंटरप्राइज उसको उपक्रमों को कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था करते हैं। मुद्रा बाजार व्यवसायियों एवं उपक्रमों को कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए अल्पकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट, सुविधा प्रदान करते हैं। दूसरा लिखिए, मुद्रा बाजार बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं। मुद्रा बाजार, आज आपको थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ेगा क्योंकि अगर हमने बता दिया आप भूल जाओगे तो कल को फिर दिक्कत होगी। आप तो आपके पास कुछ रिटेल मटेरियल होगा। ये टॉपिक्स बड़े बोरिंग माने जाते हैं इकोनॉमिक्स, लेकिन मजेदार भी बहुत है। अगर आपको एक बार ये चीजें समझ में आ गई तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुद्रा बाजार बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं को ये लाइन काट दीजिए, मत लिखिए, सेम चीज देखिए। विकसित मुद्रा बाजार, कम जितना कम लिखवा सकते उतना कम लिखवाऊंगा। विकसित मुद्रा बाजार विकसित मुद्रा बाजार के परिणाम स्वरूप केंद्रीय बैंक से विकसित मुद्रा बाजार के परिणाम स्वरूप केंद्रीय बैंक से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट, मुद्रा बाजार सरकार को खजाना बिलों के आधार पर मुद्रा बाजार सरकार को खजाना बिलों के आधार पर कम ब्याज दर पर अल्पकालीन निधियां उधार लेने में सहायता करता है। अल्पकालीन निधियां उधार लेने में सहायता करता है। मुद्रा बाजार बचत तथा निवेश को प्रोत्साहित करके वित्तीय संपत्तियों की तरलता तथा सुरक्षा में वृद्धि करता है। वित्तीय संपत्तियों की तरलता तथा सुरक्षा में वृद्धि करता है। अब आप लिखिए संगठित मुद्रा बाजार। संगठित मुद्रा बाजार का ही प्रकार है। मुद्रा बाजार के कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट, संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार। संगठित के दो पार्ट हैं, ठीक है। तो लिखिए संगठित, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में क्या है लिखिए इसके बारे में। संगठित मुद्रा बाजार, नीचे एक लाइन को खींच लीजिएगा, क्या बोलते हैं
ऐसे ऐसे ऐसे, ये अंडरलाइन। संगठित मुद्रा बाजार सरकारी नियमों से नियंत्रित, सरकारी नियमों मतलब आरबीआई के नियम से नियंत्रित होगा। आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि जो मनी मार्केट है उस पर नियंत्रण कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट को कौन नियंत्रित करता है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट मतलब ये जो आप लोग पढ़ते हैं शेयर्स, ये इसके बारे में कैपिटल मार्केट जो पढ़ते हैं उससे कैसे पैसे इकट्ठे होते हैं, नया कोई व्यक्ति आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कैसे लाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट बढ़ता घटता क्यों रहता है, वो मैं आपको समय आने पे बताऊंगा। पहले आप इसके बारे में कहां बोला, कहां तक बोला मैंने, नियंत्रित कौमा नियमित एवं व्यवस्थित होता है, कौमा नियमित एवं व्यवस्थित होता है। व्यवस्थित होता है, कौमा जो एक बाजार से दूसरे बाजार को, जो एक बाजार से दूसरे बाजार को, जो एक बाजार से दूसरे बाजार को निधियों का हस्तांतरण करने के लिए, एक बाजार से दूसरे बाजार को निधियों का हस्तांतरण करने के लिए सहज एवं सस्ती प्रेषण सुविधाएं उपलब्ध कराता है। सहज एवं सस्ती प्रेषण सुविधाएं उपलब्ध कराता है। सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराता है। अभी मैं इसका मीनिंग बता देता हूं क्या है। पूर्ण विराम, संगठित मुद्रा बाजार में केंद्रीय बैंक, संगठित मुद्रा बाजार में केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक, बीमा कंपनियां, वाणिज्यिक बैंक, बीमा कंपनियां, सबका कॉमा लगाता जाइएगा। कटौती गृह, बचत बैंक, प्रोविडेंट फंड, कटौती गृह, बचत बैंक, गृह। अब हिंदी इतनी टफ है इसकी, मैं भी इंग्लिश बोल रहा हूं। क्या होता है, अभी मैं बता देता हूँ क्या है ये, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करके जाऊंगा, बकायदा एक्सप्लेन करके जाऊंगा, आपको कंफ्यूजन कोई नहीं रहेगा, ठीक है। मैं अब इधर में आके बहुत लिखाता हूँ, इतना लिखाता नहीं अपनी क्लास में। आप बीए के बच्चे बैठे हैं, इतना नहीं लिखा। मुझे मानना है, मेरा सोचना अपना ये है कि आप लोग अब बड़े बच्चे हो गए, समझदार हो गए। देखिए लेवल 3 होते हैं समझने के। एक होता है मेमोरी लेवल, याद रखिए कभी आज शायद एग्जाम में आ जाए। 3 लेवल होता है समझने। एक होता है मेमोरी लेवल, एक होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक होता है रिफ्लेक्सिव लेवल। जब बच्चा छोटा होता है तब उसको रटाते हैं 1 2 3 A B C D 100 पूरे 99 98 97, ताकि उसको रट जाए, उसको समझ नहीं होती। जो भी चीज आप उसको कविता रटवा देंगे वो रट के वैसे के वैसे ही बोलेगा। लेकिन जब आप 12th पास कर लेते हैं तो आपका लेवल आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। आपको प्रोफेसर पढ़ाएगा और आप उसको समझेंगे क्या क्या बोल रहा है। तीसरा जो लेवल होता है रिफ्लेक्सिव लेवल। रिफ्लेक्सिव का मतलब आप चीजें समझ गए, अब आप खुद समझ के आप दूसरों को एक्सप्लेन करें, चीजों की गहराइयों को समझ के साथ एक्सप्लेन करें। तो 3 तरीके के लेवल होते हैं। तो आप लेवल है रिफ्लेक्सिव लेवल पे। तो रिफ्लेक्सिव लेवल को इतना नहीं लिखाया जाता, लेकिन मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि बच्चों के पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि इन फ्यूचर वो अपनी कॉपी को उठा के पढ़ते, तो उनके पास कुछ होना चाहिए ताकि वो पढ़ सके, रिवाइज कर। अदरवाइज मैं इतना नहीं लिखा। मेरा मानना है कि इतना अच्छे से समझा दो कि वो दोबारा उसको समझने की जरूरत ना पड़े, लेकिन लिखवाना जरूरी है। तो ऐसा मुझे आदेश किया, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा बुरा लगता होगा, थोड़ा सही लीजिएगा, मेरे लिए अपने लिए खिलाफ। अगला एक उसी में म्यूचुअल फंड आदि सम्मिलित होते हैं। अब आप इसका मतलब समझिए
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी एंटरप्राइज को 1 साल के लिए लोन चाहिए तो वो जाएगा मनी मार्केट के पास। ऐसा इसलिए क्योंकि हमको पता है कि अगर ये सस्ता एवं सुलभ रेट पर, ब्याज दर पर अगर आपको धन उपलब्ध कराएगा तो आपको इसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप इसके पास जाएंगे, आपके पास मजबूरी है, तो ये आपको एक्सप्लॉयटेशन करेगा। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण करेगा। ये बोलेगा भैया हम तुमको 1 लाख रुपए दे रहे हैं, आपको हमको महीने का 10% चाहिए। 10% मतलब 10%। तो 1 लाख का 10% हुआ 10,000, तो आप हर महीने हमको 10,000 रुपए एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। और बैंक कितने का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है? 10% लेगा, तो वो सालाना लेता है कि 12 महीने पे आपको 10% देना पड़ेगा। 1 साल के अंदर आपको 10,000 रुपए देना पड़ेगी, आपको हर महीने मांगेंगे। क्योंकि आपके पास मजबूरी है, आपकी पहुंच यहां तक नहीं है। क्यों नहीं पहुंचे? आपके पास कोलेक्ट्रल नहीं है, आपके पास जमीन गिरवी रखने के लिए कागज नहीं है, आपको कोई अमीर दोस्त है या नहीं है, तो फिर कैसे बिजनेस चलेगा? तो आदमी को लगता है कि अगर उसका बिजनेस दूर तक खींच सकता है, वो इसलिए भागता है। और सरकार और आरबीआई का मेन जो पर्पस है वो ये है कि इनकी तरफ ना जाके किसी को भी लोन लेना है तो इनसे आके जाके लोन ले। कितने तक का? अगर उसको 1 साल से कम तक का लोन चाहिए तो इनके पास जाइए। 1 साल से अधिक यानी 2 साल से 40 साल तक के बीच के लोन चाहिए तो इनके पास जाके लोन। उनका मेन इंटेंशन ये। अब अगर लिखिए असंगठित मुद्रा बाजार, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। असंगठित मुद्रा बाजार असंगठित मुद्रा बाजार में, असंगठित मुद्रा बाजार में मुद्रा, असंगठित मुद्रा बाजार में मुद्रा उधारदाता कौमा देसी बैंकर, मुद्रा उधारदाता देसी बैंकर, व्यापारी, साहूकार, महाजन, मर्चेंट, देसी बैंकर, व्यापारी, साहूकार, महाजन, मर्चेंट, भूस्वामी, बंधक, ये सब लोग आते हैं। बंधक, दलाल आदि लोग आते हैं। दलाल जो ब्रोकर होता है वो बेसिकली मीडिएटर काम करता है। आपको पैसे की जरूरत है और आपका मीडिएट करके आपको महंगे दामों पर आपको पैसे का अरेंजमेंट करवा देते हैं। इसको आप बोलते हैं इंग्लिश में ब्रोकर। ब्रोकर इंग्लिश में बोलने में अच्छा लगता है, हिंदी में दलाल थोड़ा गंदा लगता है, लेकिन है वो दलाल। ठीक है। ऐसे बाजारों में, पूर्ण विराम के बाद लिखिए, ऐसे बाजारों में ब्याज दरें प्रायः अधिक होती है। ब्याज दरें अधिक होती हैं तथा ब्याज दरें उधार लेने वालों की आवश्यकताओं, ब्याज दरें उधार लेने वालों की आवश्यकताओं, कौमा ऋण की राशि, ऋण मतलब लोन, ऋण की राशि, कौमा ऋण की अवधि एवं, कौमा ऋण की अवधि एवं जमानत की प्रकृति पर निर्भर करता है, एवं जमानत की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऐसे बाजार अनियंत्रित होने के कारण, ऐसे बाजार अनियंत्रित होने के कारण स्वतंत्र रूप से काम करता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप दो तरीके के मार्केट है मनी मुद्रा बाजार के, एक संगठित मनी मार्केट, एक है असंगठित मनी मार्केट। असंगठित में देसी बैंकर और साहूकार।
अब अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो पैसे की जरूरत कैसे पूरी होती है संगठित मार्केट में? इसके तमाम इंस्ट्रूमेंट हैं, ट्रेजरी बिल्स, बायोडिस्कशन सिक्योरिटीज, कमर्शियल पेपर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, शेयर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये इंस्ट्रूमेंट है, इन इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप उधार ले सकते हैं। ये सारे उधार, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं इसके थ्रू आप ले सकते हैं, या कमर्शियल पेपर के थ्रू। एक बिजनेसमैन या एक एक बिजनेस पर्सन सरकार से उधार लेता है और उसको 1 साल से कम के लिए चाहिए, 1 साल में उसको चुका देता है। अगर उससे ज्यादा चाहिए तो जाता है कैपिटल मार्केट। अगला लिखिए, मुद्रा बाजार के उप बाजार, सब मार्केट। मुद्रा बाजार के उप बाजार, पहला होता है कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट का हिंदी में बोलते हैं अविलंब मुद्रा बाजार। यह अति अल्पकालीन, यह अतिकालीन, उसका अंडरलाइन करके लिखिएगा, यह अति अल्पकालीन ऋणों का बाजार होता है। यह अति अल्पकालीन ऋणों का बाजार होता है जिसमें ब्याज दर का निर्धारण, ऋणों की मांग के आकार, ब्याज दर का निर्धारण, ऋणों की मांग के आकार और ब्याज दर का निर्धारण, ऋणों की मांग के आकार और बैंकों की तरलता की स्थिति में निर्भर करता है। बैंकों की तरलता की स्थिति पर निर्भर करता है। इस प्रकार के ऋणों का लेन देन, पूर्ण विराम के बाद, इस प्रकार के ऋणों का लेन देन मुख्यतः आपसी सौदेबाजी द्वारा इसका रेट निर्धारित करते हैं। अगला लिखिए, मुद्रा बाजार के उपकरण कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं? इसमें कोई भूल तो नहीं रहा हूं मैं। मुद्रा बाजार के उपकरण, पहला लिखिए प्रतिज्ञा विपत्र, जिसको आप बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। प्रतिज्ञा विपत्र, जो प्रोमिसरी नोट होता है बेसिकली ये होता है, इसमें लिखा होता है मैं फला आदमी को इस डेट पर इतने रुपए देने का वचन देता हूं, प्रॉमिस करता हूं। इसी ऐसे लिखा होता है। अगर इसमें डेट लिख गई कि 15 जून को इतने बजे तक मैं इस आदमी को ये अमाउंट दूंगा, तो वो उसी पे लिखा होता है जिस व्यक्ति को देना है, और जिस व्यक्ति को आप ट्रांसफर कर देंगे वो जाके उसको भंजा लेगा मतलब बैंक से जाके कन्वर्ट करा लेगा। जैसे मैं अगर आपको 10,000 का चेक लिख के दूं, आप बैंक में जाओ वो आपके नाम पे चढ़ा जाएगा पैसे, वैसे ही प्रोमिसरी नोट होता है। क्योंकि बैंक जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा चेक का आदान प्रदान नहीं होता है, तो नॉर्मल प्रोमिसरी नोट के थ्रू ही आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। पैसा तो ऐसा नहीं होगा अगर आपको 1,000 करोड़ की जरूरत है तो पैसा इतना झोला उठा के ले को भाई लेके जाओ, ऐसा नहीं करेंगे।
वो एक प्रतिज्ञा प्रोमिसरी नोट लिख देंगे, इतने अमाउंट हम आपको देंगे। अगर 10 लाख का भी प्रोमिसरी नोट है तो 10 लाख तो वो नोट लेके नहीं जाएगा। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन झोला लेके नोट के पैसे लेके कहाँ टहलेगा, वो एक सिंपल एक प्रोमिसरी नोट दे देगा और इतना वो सरकार द्वारा रेगुलेटेड होते, अगर उसमें कोई दिक्कतें आई तो सरकार उसका रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार की कार्रवाई करेगी। तो इसलिए वो काम करते हैं। ये सारे तरीके हैं कि कैसे कैसे आप फंड ले सकते हैं, उनका मेन काम यही होता है, क्योंकि बिजनेस हाउस में जो डीलिंग्स होती है लाखों करोड़ों की, तो आप हर जगह पैसे लेके नहीं चलते। तो इसी के माध्यम से एक तरीका होता है कि आपको अपने पैसे कितने की जरूरत है उसी के अनुसार आपको मिल जाएंगे। सबकी एक कंडीशन है, कुछ 364 दिन के लिए होते हैं, कुछ 91 दिन के लिए होते हैं, कोई 10 साल के लिए होता है, तो सबकी अपनी अपनी कंडीशन है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लोन ले सकते हैं। अगला लिखिए, इसी में पहला है प्रोमिसरी नोट है, किसी व्यवसाय की ओर से, प्रोमिसरी नोट में लिखिए किसी व्यवसाय की ओर से स्वीकृत, किसी व्यवसाय की ओर से स्वीकृत भविष्य की तिथि पर, भविष्य की तिथि पर, भविष्य की तिथि पर भविष्य की तिथि पर मुद्रा की निश्चित धनराशि, मुद्रा की निश्चित धनराशि दूसरे व्यवसायी को, मुद्रा की निश्चित धनराशि दूसरे व्यवसायी को भुगतान करने को, दूसरे व्यवसायी को भुगतान करने को लिखित प्रतिज्ञा या वचन होता है, लिखित प्रतिज्ञा या वचन होता है। पूर्ण विराम, किसी व्यवसाय की ओर से स्वीकृत भविष्य की तिथि पर मुद्रा की निश्चित धनराशि दूसरे व्यवसायी को भुगतान करने की लिखित प्रतिज्ञा या वचन होता है। पूर्ण विराम, प्रायः प्रतिज्ञा पत्र या प्रोमिसरी नोट का भुगतान, प्रायः प्रतिज्ञा विपत्र का भुगतान 3 दिन की छूट के साथ 90 दिन के बाद होता है। 3 दिन के छूट के साथ 90 दिन के बाद होता है। पूर्ण विराम, जिस बैंक में ऋणी का खाता होता है, जिस बैंक में ऋणी का खाता होता है उस बैंक द्वारा स्वीकृत, जिस बैंक में ऋणी का खाता होता है उस बैंक द्वारा स्वीकृत प्रोमिसरी नोट या प्रतिज्ञा विपत्र ही मान्य होता है। जिस बैंक में ऋणी का खाता होता है उस बैंक द्वारा स्वीकृत प्रतिज्ञा या प्रोमिसरी नोट या प्रतिज्ञा विपत्र ही मान्य होता है। स्वीकृत प्रतिज्ञा विपत्र ही मान्य होता है। इसका मतलब यह है कि प्रोमिसरी नोट आप 90 दिन के लिए लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने 90 दिन में उनके पैसे वापस नहीं किए, क्योंकि आपने वचन दिया है कि मैं इस आदमी को फला डेट में पैसे वापस करूंगा, माना मैंने आपको प्रॉमिस किया कि आपको मैं 15 जून को आपके पैसे, आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि मैं 15 जून को आपके पैसे पेमेंट नहीं कर पाया, तो 3 दिन का एडिशनल टाइम होता है, 16, 17 और 18 के बाद आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। 18 तक बैंक से आपके जो आपका अकाउंट होगा उसी से पैसे सीधे डेबिट हो जाएंगे। ये होता है 90 दिन का समय होता है प्रोमिसरी नोट में, और आप 90 दिन की जरूरत होती है प्रोमिसरी नोट। अगला देखिए, विनिमय विपत्र या जिसको बोलते हैं कॉमर्शियल पेपर या वाणिज्यिक प्रपत्र भी बोलते हैं, इसको विनिमय प्रपत्र भी बोलते हैं, विनिमय प्रपत्र या इसको वाणिज्यिक प्रपत्र भी बोलते हैं, कॉमर्शियल पेपर। मुद्रा यह भी कॉमर्शियल पेपर के समान, सॉरी,
या भी प्रोमिसरी नोट यानी कि के समान होता है, पहले लिखे पहले लाइन, प्रतिज्ञा विपत्र के समान होता है, या भी प्रतिज्ञा विपत्र के समान होता है, पूर्ण विराम, उधारदाता विनिमय विपत्रों को बैंक या दलालों के माध्यम से बट्टे पर भुना जा सकता है, या भुना गया भुनाया जा सकता है, ऐसे लिखो, तो भुना नहीं भुनाया जा सकता है, जो स्वीकृति की तिथि से भुगतान के लिए मान्य होता है, जो स्वीकृति की तिथि से भुगतान के लिए मान्य होता है, जो स्वीकृति की तिथि से भुगतान के लिए मान्य होता है। इसका भी मतलब वही है, लेकिन आप अब ऐसे इस एग्जांपल को समझिए। माना ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है। अब इन्होंने इनको प्रॉमिस किया, चूंकि इनको पैसे की जरूरत थी 10 लाख रुपए की, इन्होंने ये वचन दिया इस आदमी को, इस आदमी के नाम पे, कि मैं 15 जून को आपके 10 लाख रुपए इस डेट को चुका दूंगा। अब ऐसा हो पाया कि 30 दिन बाद ही इनको पैसों की जरूरत पड़ गई। इन्होंने 10 लाख रुपए का लिया, इनको 30 दिन के बाद 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, चूंकि इनका पैसा 90 दिन बाद मिलेगा। अब मुझको जरूरत है कि मुझे पैसे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इनके अकाउंट में मिलने, लेकिन इनको मिलेंगे 90 दिन के बाद। अब मुझे 30 दिन के बाद पैसे जरूरत पड़ गई, तो मैं बीच में किसी ब्रोकर या दलाल से संपर्क करता हूं, और ब्रोकर ये कहता है कि 90 दिन के बाद आपको इस ए आदमी से 10 लाख रुपए 15 जून की तारीख को मिलेंगे। तो 10 लाख की बजाय तुम मुझे 9 ही लाख दे दो, और जो 10 लाख का चेक मिलेगा तुम 60 दिन बाद रिसीव कर लेना। समझे मेरा पॉइंट? मैं बीच में दलाल आ गया और मैंने ये कहा कि ठीक है भैया, तुम मुझको 9 लाख में, इनको इनसे मिलने हैं 10 लाख रुपए, लेकिन मैंने कहा कि ठीक तुम मुझे दे दो, मैं इनसे 10 लाख वसूल लूंगा, लेकिन तुम मुझसे 9 लाख ले लो। भाई इनको जरूरत है, क्योंकि मजबूरी, इनको लेना पड़ेगा, तो इनको जरूरत है। इन्होंने 10 लाख वाला जो बिल है वो मुझको 9 लाख में दे दिया, तो 1 लाख जो मैं जब 90 दिन के बाद इनसे 90 वसूलूंगा, मैं पूरा 10 लाख वसूलूंगा, तो जो 1 लाख मेरी ब्रोकरेज में दलाली। और ऐसे ऐसे हजारों ट्रांजेक्शन। समझ में आया? इनको 10 लाख मिलना चाहिए, लेकिन इनको 9 लाख में ही सेटलमेंट कर लिए, क्योंकि इनको पैसों की अर्जेंट जरूरत है। और ऐसा होता है बिजनेस हाउसेस। ठीक है भैया, तुम 2% काट के तुम जाके 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, 90 दिन बाद ले लेना, हमको अभी तुरंत पैसे दो। कभी जमीन के केसेस में भी ऐसे होता है कि पैसे की जरूरत पड़ती, भैया हमको जमीन बेचना, तुम पैसे दो, सस्ती ले जाओ। तो बीच में जो बिचौलिया होता है वो सस्ते में जमीन खरीद लेता है और फिर आपको महंगे में बेच देता है। वही काम ये ब्रोकर भी करते हैं। अगला लिखिए। अगला है ट्रेजरी बिल, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में खजाना बिल। ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो सारी चीजें आदमी को लोन लेने के लिए, इंटरप्राइज, एक व्यक्ति, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से कैसे लोन लेता है, उसके शॉर्ट तरीके हैं कि 1 साल के अंदर वो कैसे अपने पैसे का अरेंजमेंट करता है। अगर आपका दोस्त बहुत अच्छा है, आपको लोन दे देता है, तो फिर आपको लेने की जरूरत नहीं। लेकिन सबके पास अमीर दोस्त नहीं होता है, तो फिर वो किसके पास जाएगा? बैंक के पास ही। देखिए, खजाना बिल जिसको बोलते हैं आप, टी बिल्स, इसको शॉर्ट में टी बिल्स बोलते हैं, ट्रेजरी बिल्स भी बोलते हैं। खजाना बिल 1 वर्ष से कम की, खजाना बिल या ट्रेजरी बिल 1 वर्ष से कम की परिवर्तनशील अवधियों के लिए जारी किया जाता है। भारत में ट्रेजरी बिल 1 वर्ष से कम की परिवर्तनशील अवधियों के लिए जारी किया जाता है। पूर्ण विराम, भारत में टी बिल्स प्राय 91, भारत में टी बिल्स मतलब ट्रेजरी बिल्स प्राय 91 दिन और 364 दिन के बीच, 91 दिन और 364 दिन के बीच बट्टे पर
वट्टे पर भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। टी बिल्स 14 दिन के लिए होते हैं, जो टी बिल्स है ये 14 दिन के लिए भी होते हैं, और मैंने क्या बोला 364 हो गया और 91 दिन। अब आप समझिए कि भारत सरकार को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो भारत सरकार ने कहा कि हम ट्रेजरी बिल्स इशू कर रहे हैं कॉमर्शियल बैंक के माध्यम से। इसका मतलब ये हुआ हम एक ट्रेजरी बिल इशू कर रहे हैं, वो 100 रुपए का, उसका मेन अमाउंट 100 रुपया की है, लेकिन आपको वो मिल रहा है 95 रुपए का, तो मैच्योरिटी डेट पर आपको 100 रुपए मिल जाएगा, लेकिन खरीदते समय आपको 95 रुपए ही देगा। ऐसा इसलिए करती है भारत सरकार क्योंकि उनको पता है कि उनको माना भारत सरकार को बहुत खर्चे हो गए, इस बार ज्यादा खर्चे हो गए, तो शॉर्ट टर्म में उनको पैसे की जरूरत पड़ी हो, तो वो करते क्या है, ठीक है हम डिस्काउंट में इशू, इसको बोलते हैं डिस्काउंट में इशू कर। अब आप बोलेगे 100 रुपए 5 रुपए के लिए कौन कर रहा है, मैं तो एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। अगर 10 लाख का अमाउंट 1 साल का लिए हो और 9 लाख पे आपको मिल रहा है, ये तो अच्छा इन्वेस्टमेंट है ना, ये 1 साल के भीतर आपको 1 लाख का इंटरेस्ट मिल जाएगा। बैंक में जाओगे तो इतना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, बहुत होगा 6%, 7%, लेकिन टी बिल सबसे सेफ भी है और आराम से सरकार इसको चुका भी देती है 1 साल के अंदर। आपको फ्री का फ्री कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल आप खरीद लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको मैच्योरिटी डेट पर आपको पूरे के पूरे पैसे मिल जाएंगे। ठीक, अगला अगला लिखिए, व्यवसायिक पत्र, नहीं ये लिखो, निक्षेप प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, निक्षेप प्रमाण पत्र, निक्षेप प्रमाण पत्र, निक्षेप प्रमाण पत्र, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। यह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं, वाणिज्यिक बैंक में जो कमर्शियल बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, यस बैंक, जो भी सारे बैंक हैं इनके द्वारा जारी किए, या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। पूर्ण विराम, इनका मूल्य 25 लाख या इनका मूल्य 25 लाख या उनके गुणांकों में होता है। $25 लाख या उनके गुणांकों में होता है। इसके परिपक्वता की अवधि 7 माह से 1 वर्ष के बीच में होती है। इसके परिपक्वता की अवधि 7 माह से 1 वर्ष के बीच होती है। मांग एवं सूचना मुद्रा बाजार, हेडिंग डालिए, मांग एवं सूचना मुद्रा बाजार। सूचना मुद्रा बाजार को बोलते हैं कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट, मांग मुद्रा बाजार में, मांग मुद्रा बाजार में निधियों को मांग मुद्रा बाजार में निधियों को 1 दिन के लिए उधार लिया या दिया जा सकता है। एक दिन के लिए उधार दिया या लिया जा सकता है। पूर्ण विराम, सूचना बाजार में, सूचना बाजार में बिना किसी जमानत पर, बिना किसी जमानत के 14 दिन तक निधियों को उधार लिया या दिया जाता है। सूचना बाजार में बिना किसी जमानत के 14 दिन तक
निधियों को उधार लिया या दिया जा सकता है। क्या हो अगर एक बैंक को एक दिन के लिए पैसे की जरूरत पड़ जाए तो कैसे अरेंज? कॉल मनी यानी कि सूचना बाजार है, इसके माध्यम से अगर किसी बैंक को एक दिन के लिए पैसे की जरूरत है, ओवरनाइट पैसे की जरूरत, ऐसा होता है। माना यहाँ पर एसबीआई में आज त्योहार आने वाला, रक्षाबंधन आने वाला, और मैक्सिमम लोग खाता एसबीआई में, तो सब लोग अंदर बैंक के अंदर घुस गए हैं, एटीएम में लाइन लगा दी, हमको पैसे तो कभी कभी इनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं, जिनको पता है कि ये 2-3 दिन की भीड़ है, उसके पास नॉर्मल है, तो ये एक रात के लिए भी दूसरे बैंकों से लोन ले सकते हैं। अपना इंटरनल अंडरस्टैंडिंग होती है कि कोर्ट टाइट मतलब एक रात के लिए लोन ले सकते हैं, और इसके लिए इनको किसी के रेट ऑफ इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता। भाई किसी को जरूरत होगी, भाई चाहे कितने बैंक हैं, इनको पता है कि हमको कभी ना कभी किसी न किसी जरूरत पड़ सकती है। एग्जाम्पल के लिए आप अपने दोस्तों में देख लीजिए, जब आपको किसी को जरूरत पड़े तो आप 1000 रुपया 2000 दे देते हैं कि भाई कल को मेरे पर पड़ी तो तुम संभालो, आज मेरे पर पड़ी तुम संभालो, तो तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तो मैं संभालूंगा। तो बैंक भी 24 घंटे के लिए भी अगर उनको लोन की जरूरत है तो मिल जाता है, बिना किसी जमानत के, बिना किसी गारंटी के। इसको बोलते हैं क्या? कॉल मनी या मनी एट शॉर्ट नोटिस। कि एक शॉर्ट नोटिस पे भाई हमने मैनेजर को फोन किया, हमको इतने पैसे की जरूरत है, क्योंकि बैंक में लोगों को पैसे निकालने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है, कोई जरूरत पड़ गई, किसी भी कारण से जरूरत हो सकती है, तो एक दिन के लिए भी बैंक आपस में लोन ले दे सकते हैं। और दूसरा बैंक कब देगा? जब उसके पास अमाउंट सरप्लस होएगा या उसमें अंडरस्टैंडिंग होती है, वो शॉर्ट टर्म के लिए वो दे। अब दूसरा बाजार है एक ये है शेयर्स, बॉन्ड और डिवेंचर। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर कैपिटल मार्केट में आके नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा। कैपिटल मार्केट क्या होता है? पूंजी बाजार क्या होता है? बताओ शिवम, क्या होता है पूंजी बाजार? वो पूंजी बाजार हुआ, होता क्या है पूंजी बाजार? कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं, ठीक है, अनेक शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। शेयर क्या होते हैं? शेयर क्या होता है? शेयर बड़ा शेयर होता है, छोटा वाला शेयर होता है। अगर आपको 1 साल से अधिक लोन की जरूरत है, अब आपको फिर से बोल दो का एग्जांपल क्योंकि याद रहेगा, ये एक समोसे वाला ले लो। मैंने एक समोसे की दुकान खोली और किस्मत से खूब चल गई, तो एकदम तड़ाका चल गई, लोग समोसे डिमांड करना शुरू कर रहे। अब मैंने वो दुकान छोटी सी खुलती थी, उसको मैंने बड़ा कर लिया दुकान। अब मेरी दुकान अब भी बहुत चल रही है, खूब लोग कस्टमर है, समोसे के चटकारा ले लेके खा रहे हैं। तो मैंने एक दुकान और यहाँ नुमाइश चौराहे पे खोली, एक सिनेमा में खोली, एक तिहारी चुटकियों में खोली और एक अदुल सेंटर के पास। ऐसा होगा तुम्हारे गांव में भी खोल दे, गांव में नहीं खोले, गांव में लोग नहीं करते, शहरों में। अब धीरे धीरे ये इनका एक्सपेंशन होता चला गया, बढ़ता चला गया, तो जितना ज्यादा आप बढ़ाएंगे उतने ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। भाई पैसे तो आपको बनाएंगे, उसको मटेरियल चाहिए ना, वो पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब आपका समोसा इतना फेमस हो गया कि लोग दूर दूर से आके खाने की डिमांड कर रहे हैं, दूर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात जब आपकी डिमांड बढ़ जाएगी तो आपको समोसे ज्यादा ज्यादा बनाना पड़ेंगे। ज्यादा समोसे बनाने का मतलब है ज्यादा वर्कर्स रखने पड़ेंगे, ज्यादा इनपुट कॉस्ट होगी, इनपुट कॉस्ट मतलब मैदा, जो आलू, सब कुछ ज्यादा लगना पड़ेगा। अब आपका ऑलरेडी प्रमोशन खूब तेजी से हो रहा है, अब आपको लोन की फिर से जरूरत पड़ गई। आपको लगता है कि अगर मुझे अपना बिजनेस इस हरदोई के अलावा लखनऊ में भी चाहिए, इलाहाबाद में भी चाहिए। आपने अभी सुना होगा MBA चाय वाला, सुना होगा, वो जिसकी फ्रेंचाइजी हर जगह खुल रही है, वो ऐसे ही होती है। हाँ, कोई भी हो सकता है। आप लाल पैथ का नाम सुने होंगे, जो पैथोलॉजी है लाल पैथ, उसकी ब्रांचेस हर जगह है। तो जब इतनी जगह ये लोग अपनी ब्रांचेस खोलेंगे तो जाहिर सी बात है पैसे की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। फिर वही कहानी कि आपका कोई साथी हो जो करोड़पति हो, या फिर आपके पास कोई साथी नहीं, तो आपका साथी कौन होगा? बैंक। बैंक ने कहा ठीक है, हम आपको पैसे दे देंगे, लेकिन आपको हम इतने ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे। आपको सिर्फ बैंक अगर 50 लाख आपको लोन देगा तो सिक्योरिटी जरूर रखेगा, या आपकी मार्केट में क्रेडिट बहुत ज्यादा हाई, जैसे नरेश अग्रवाल पहुंच जाए यहाँ पे, भाई सांसद रह चुके हैं,
तो बैंक उनको लोन आसानी से देगा कि कहाँ जाएंगे तो दे ही देंगे। लेकिन अब आपको लगता है कि भाई अगर वो भी नहीं मिल पा रहा है तो आप जाएंगे शेयर मार्केट के तरीके से। अब आप शेयर मार्केट में अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर इशू करेंगे। आप अपने सारे कागज पत्र तैयार करेंगे और मार्केट में पब्लिक से के पास जाएंगे। आप अपने नाम पर शेयर इशू करेंगे, भैया हम इतने शेयर इनिशियल पब्लिक ऑफर इशू कर रहे हैं, जिसको उसको लेना है। और शेयर का मतलब होता है जिस भी व्यक्ति के पास शेयर है वो क्या होता है, कंपनी का मालिक। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, क्या है मैं बताऊंगा। ऋण पत्र भी होते हैं। ऋण पत्र मतलब अगर आप डिवेंचर, जब आप कंपनी स्टार्ट करना शुरू कर दी, शेयर के माध्यम से आप लोगों को कहते हैं भैया हमारे शेयर खरीदो जितना ज्यादा, पर शेयर की प्राइस है 10 रुपए, हमने 1 लाख के शेयर इशू किए और पर प्राइस शेयर का दाम है 10 रुपए, तो कितना हो गया टोटल अमाउंट 10 लाख रुपए। तो जो लोग के पास जितना शेयर होगा वो उतने परसेंट उस शेयर का मालिक होगा। तो कैपिटल मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म के लिए जब पूंजी की व्यवस्था करनी होती है तो आप इकट्ठा कहां से करेंगे, कैपिटल मार्केट से। अब आप लिखिए कि पूंजी बाजार होता क्या। पूंजी बाजार वह बाजार है, पूंजी बाजार वह बाजार है जिसमें पूंजी बाजार वह बाजार है जिसमें दीर्घकालीन ऋणों का लेन देन होता है। दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म ऋणों का लेन देन होता है। पूर्ण विराम। पूंजी बाजार उद्योगों को, पूंजी बाजार उद्योगों को निर्धारित व क्रियाशील पूंजी के, पूंजी बाजार उद्योगों को निर्धारित व कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने, कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने, कार्यशील पूंजी मतलब वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने तथा केंद्रीय व राज्य सरकारों को उपलब्ध कराने तथा केंद्रीय व राज्य सरकारों को मध्यकालीन व दीर्घकालीन अवधि के ऋणों के रूप में, केंद्रीय व राज्य सरकारों को मध्यकालीन या दीर्घकालीन अवधि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सरकार को भी पैसे की जरूरत होती है, वो मार्केट से पैसे उठाती है। हो सकता है हर साल सरकार जितनी उसकी इनकम होती है उससे कहीं ज्यादा वो खर्च करती है, तो जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं उधार लेती है। हो सकता है कि तमाम तरीके के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल इशू कर दे या आरबीआई से पैसे मांग ले। आपने सुना होगा कि आरबीआई ने इस साल सरकार के खजाने में 50,000 करोड़ का ट्रांसफर किया, तो जो आरबीआई के पास सरप्लस पैसा है वो ट्रांसफर करती है। अब आप ये बताओ कि आरबीआई के पास सरप्लस पैसा कहां से आता है। आरबीआई के पास सरप्लस पैसा कहां से आता है, जो नोट छापते हैं उसके पास सरप्लस पैसा, ऐसा नहीं है। जो भी तमाम तरीके का पेनल्टी होती है बैंक दूसरे बैंकों पे लगाती है, उन्होंने समय पर अपनी पेमेंट नहीं कर पाए, तमाम तरीके की ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसमें आरबीआई तमाम तरीके की पेनल्टीज लगाती है, या वो तमाम तरीके के, जब आप आगे पढ़ेंगे मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, तो कुछ पैसे जब आप पैसे इशू करती है तो कुछ पैसा सरकार अपने पास रखती है। माना कि अगर एक बैंक के पास 10 लाख रुपए है टोटल पूंजी, वो 10 लाख पब्लिक में नहीं बांटती है, वो कुछ पैसा उसको अपने पास रखती है। ऐसा इसलिए रखती है कि अगर इनके जरूरत के समय कोई और वो आ गया सिक्योरिटी के रूप में, कल को बैंक दिवालिया हो गए, आप भाग गए या आप एकदम बैंकरप्ट हो गए, तो उस दशा में पैसे कौन चुकाएगा। अगर कभी ऐसा होता है
माना आपका यस बैंक में 10 लाख रुपए है, इससे आपको पता है बीच में यस बैंक या महाराष्ट्र बैंक ने क्या किया था, अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। दिवालिया घोषित करने का मतलब वो इस परिस्थिति में नहीं है कि जो उनके जमा करने वाले जो लोग हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, उनका पैसा नहीं चुका सकती, वापस नहीं कर सकती, लेकिन अब सरकार उनका पैसा वापस करने लोगों का। तो आपका मैक्सिमम पैसा कितना वापस हो सकता है पता है आपको? पहले इसकी अमाउंट थी शायद 2 लाख या 1 लाख रुपए। अभी अगर आपके पास, अगर मान लिया आपने 1 करोड़ रुपए जमा किया है, तो अगर वो बैंक दिवालिया हो गया तो मैक्सिमम आपको 5 लाख का ही पेमेंट मिलेगा। माना मेरा एसबीआई में 50 लाख रुपए जमा है और बैंक एसबीआई ने कहा हम दिवालिया हो चुके, सरकार जब उनकी संपत्तियां बेच के आपका पैसा चुकाएगी तो मैक्सिमम आपको 5 लाख रुपए, पहले सारी 1 लाख या 2 लाख रुपए, 5 लाख से कम अमाउंट है तब तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मैक्सिमम कितनी भी पैसे आपने जमा करके रखे हैं, मैक्सिमम आपको मिलेगा 5 लाख। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपको याद दिलाना जरूरी, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट इसकी कितनी है? 5 लाख। अब आगे लिखिए उसी में, पूंजी बाजार कंपनियों के स्टॉक, पूंजी बाजार कंपनियों के स्टॉक अंशों व ऋण पत्रों, पूंजी बाजार कंपनियों के स्टॉक अंशों व ऋण पत्रों एवं सरकारी बांड या प्रतिभूतियों का लेन देन भी करता है, एवं सरकारी बांड या प्रतिभूतियों का लेन देन भी करता है। प्रतिभूति मतलब सरकारी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और जिस मार्केट में इनका विनिमय होता है उसको कौन सा मार्केट बोलते हैं? गिल्ट एज मार्केट, गिल्ट मार्केट बोलते हैं। क्वेश्चन में आया हुआ है, पीसीएस में बहुत बार, नेट का फेवरेट बहुत क्वेश्चन है। गिल्ट मार्केट बोलते हैं जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का विनिमय होता है, ट्रांजैक्शन होता है, एक्सचेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं? गिल्ट मार्केट। उसी में लिखिए, पूंजी बाजार में प्रवाह होने वाली निधियां, पूंजी बाजार में प्रवाह होने वाली निधियां, कॉमा निवेश हेतु बचत करने वाले व्यक्तियों, निवेश हेतु बचत करने वाले व्यक्तियों, कॉमा मर्चेंट बैंकों, निवेश हेतु बचत करने वाले व्यक्तियों, कॉमा मर्चेंट बैंकों, कॉमा वाणिज्यिक बैंकों, कमर्शियल बैंक्स, कॉमा बीमा कंपनियां, कॉमा म्यूचुअल फंड्स, कॉमा पट्टा वित्तीयन। फिर से बोल दूं? पूंजी बाजार में प्रवाह होने वाली निधियां, निवेश हेतु बचत करने वाले व्यक्तियों, मर्चेंट बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड्स, गैर बैंकिंग वित्तीय माध्यमों से होता है। गैर बैंकिंग वित्तीय माध्यम मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आने वाले समय में आपको एनबीएफसी पढ़ाऊंगा। मेरी पीएचडी का जो टॉपिक है वो एनबीएफसी ही है। जो मैं अभी समय अपनी पीएचडी कर रहा हूं, मेरा टॉपिक है एन इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन इंडिया। मैं बेसिकली अपनी पीएचडी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पे ही कर रहा हूं कि इसका अर्थव्यवस्था पर क्या इंपैक्ट है और कैसे इसने भारत की इकोनॉमी को बदल के रख दिया है। तो जब ये पढ़ाने का समय आएगा तो मैं इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये मेरा अपना खुद का टॉपिक है जिस पर मैं अपना रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक, आगे बढ़े। अगला लिखिए, उसी में लिखिए, उसी में पूंजी बाजार स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से कार्य करता है।
पूंजी बाजार स्टॉक एक्सचेंज का के माध्यम से कहा जाता है। आपने इसका नाम सुना है? सेंसेक्स का नाम सुना है? सेंसेक्स का पूरा नाम क्या है? सेंसेक्स का यही पूरा नाम है कि कुछ और नाम है इसका? क्या है? ये सेंसेक्स दो वर्ड से मिलके बना है। सेंसिटिव इंडेक्स, समझ में आया? ये ऐसे बना है, सेंसिटिव प्लस इंडेक्स, इसको बोलते हैं संवेदी। सेंसिटिव को बोलते हैं संवेदी सूचकांक। ये इसका ले लिया गया, ये इसका ले लिया गया, ये बन गया सेंसेक्स। ठीक है, संवेदी सूचकांक। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये लिखो, अगला लिखो हेडिंग पूंजी बाजार के कार्य। पूंजी बाजार के कार्य, फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार बचतों को एकत्रित कर, बचत कौन करता है? बचत कोई भी हो सकता है, आप, हम, हाउस होल्ड कोई भी बचत करते हैं। जो पैसा हम हो सकता है, कभी कभी हम शेयर मार्केट में भी आप लोग कुछ पैसे लगाते होंगे, तो जो आपकी सेविंग्स होती है आप शेयर मार्केट में लगाते हैं। आप ये सोचते हैं कई दिन में पैसा डबल हो जाए, लेकिन डबल होता नहीं, वो आधा हो जाता है। हाँ, सोच लो, मैं देने को तैयार होगा तो मेरा कई दिन में पैसा डबल कर दो। कौन सी स्कीम है बताओ? ठीक है, कभी कभार हो गया होगा। मैं भी 2 साल से मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे तो डबल नहीं मिला। खैर, हो सकता है आप कर लेते हो। अभी आप देखिएगा, आपको एक ठगने वाली की स्कीम चली है। हमने सुना है नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना है? 3 आदमी को जोड़ो, उसके नीचे 3 आदमी को जोड़ो। मैंने आपको कहानी बताई भी हो, बहुत लड़के इसमें शिकार हो जाते। और आपको लालच कैसे देते हैं, आपको कुछ आइडिया है? सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आप अपनी इनकम से संतुष्ट हैं? तो दुनिया का कोई व्यक्ति अपनी इनकम से संतुष्ट नहीं है, ये बात तो तय है। तो आपका जवाब स्वाभाविक रूप से ना होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा, क्या आप नहीं चाहते कि आपके माता पिता आपके पैसों से ऐश करें? कौन दुनिया का आदमी नहीं चाहता? बिल्कुल चाहता हूं मैं ऐश करना। क्या आप नहीं चाहते कि आप अपने माता पिता से पैसे मांगना बंद करें? हर लड़का जब एक बालिग एज के ऊपर आ जाता है तो उसको घर से पैसे मांगने में शर्म महसूस होती है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आप मजबूर हो जाए कि हाँ भाई क्या बताने का। क्या तुमको नहीं लगता कि तुम्हारे पास 6 महीने के अंदर एक गाड़ी होनी चाहिए? तो हर आदमी व्यक्ति का सपना होता है गाड़ी से। अब आप धीरे धीरे करके हाँ बताओ भाई, तो एक काम करो, सुनो, जो इसमें पैसे लगाएंगे 10,875 रुपए का आपको लिफाफा भरवाएगा। मुझको मैं आपको बता दूं काम कैसे कर रहा है, और ये सिस्टम बहुत तेजी से काम करता है। और आपको लालच दिया जाएगा, सूट बूट बकायदा पहन के आएंगे, उनके अकाउंट में हो सकता है 180 रुपए 84 पैसा, लेकिन आपको बताएंगे कितना कि अभी मैंने कुछ दिन पहले मेरे पास लाख रुपए का चेक आया। आप देखते होंगे, रील्स में भी देखते होंगे, वो ऐसे ही सिस्टम काम करता है। सलमान खान की एक मूवी आई थी, आप याद हो, जय हो, हैं? 3 लोगों के लिए अच्छा काम, तो 3 लोगों की मदद करो, वो 3 लोग 3 की मदद करेंगे, फिर वो 3 लोग 3 की मदद करेंगे। ऐसी कुछ थी, यही स्कीम है। अब जो यहां पर बैठने वाला व्यक्ति है, जो भी पैसे 10,800 जो भी ट्रांसफर करते जाएगा, थोड़ा थोड़ा कमीशन करके इसको मिलता जाएगा। जो पहला व्यक्ति होगा उसके पास कमीशन ज्यादा जाएगा, वो तो अपने पैसे निकाल लेगा ठाट से, और आएगा तो इनका स्वागत कैसे होता है, मैंने प्रॉपर देखा है इनका स्वागत कैसे होता है। अपने लोगों को स्वागत करवाते, फूल माला एकदम इतनी मोटी मोटी पहन लेंगे और बढ़िया लगा लेंगे, आपको कैसा फील हो रहा है। और जो सबसे बेवकूफ कौन बनता है? आम जनता, क्योंकि अब आम जनता यहाँ पर मैं बेवकूफ बन गया, अब मेरे सामने चुनौती में 3 को कैसे इकट्ठा करूं, 3 को मैं बेवकूफ बनाऊं, उसको भी झांसा दूं। क्या आप इनकम से संतुष्ट हैं? आप बोलेंगे नहीं। क्या आप नहीं चाहते आप अपनी माता पिता को गिफ्ट दें? बिल्कुल चाहता हूं।
अब अगर ये कन्विंस हो गया तो ये भी 10,875 का चेक देगा, तो धीरे धीरे कमीशन करके सबके पास पहुंचेगा। इसको बोलते हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। या दूसरा तरीका और है कि अगर तुम महीने में 3,000 की शॉपिंग करोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। शॉपिंग में क्या हो सकता है? डेली यूज का आइटम, साबुन, तेल का जो भी हो सकता है। अपना इनका खुद का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट एक नंबर रद्दी क्वालिटी का होगा। सफेद शर्ट में लगाओगे पीली पड़ जाएगी। लेकिन अब आपको खरीदना, जितना ज्यादा आप खरीदते जाएंगे, अपने अंदर जोड़ते जाएंगे, उतना ज्यादा आपका कमीशन बनता जाएगा। और भारत में सपने बेचना सबसे आसान काम, क्योंकि किंड मतलब सबसे सुरक्षित पानी। पूरे जीवन, पूरी आपकी जनरेशन नल का पानी पीती आई है, लेकिन आपको टेंशन अब हो गई है, डर हो गया है, कहीं अगर मैं बीमार पड़ गया पानी की वजह से तो हॉस्पिटल को मैं दूंगा 50,000। इससे अच्छा हेमा मालिनी जी कह रही किंड आरओ लगवा लो घर में, और आप लगवाओगे बकाया। छोटा बच्चा पैदा हो गया, हमारी जो दादी थी, माएँ थी, जो पुरानी जनरेशन थी, वो सरसों का तेल लगा लगा के हमको मजबूत करके खड़ा कर दी। लेकिन अब जो नई जनरेशन वो क्या कहती है? अगर डाबर लाल तेल नहीं लगाए तो इसकी हड्डियां कमजोर रह जाएं। ऐसा हो रहा है। ये सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। यही डरा डरा के अपना बेचते हैं, और जब इनकी डिमांड बढ़ जाती है तो इनके शेयर्स के दाम बढ़ जाते हैं। आपने फला तेल, बाबा रामदेव क्या कह रहे थे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, ये अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। फिर उन्होंने खुद निकाली पतंजलि जीन्स। आपको पता ही नहीं पतंजलि की जीन्स भी आने लगी। सारी उम्र खादी खादी करते करते उन्होंने पतंजलि की जीन्स निकाली कि इसको पहनेंगे तो ज्यादा आराम होगा। ऐसा है। और ये जो सिस्टम क्रिएट कर रहा है, इससे उनके जो शेयर प्राइसेस, डिमांड, किसी भी व्यक्ति की वस्तुओं का डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्ट का दाम बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली उनके शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे। मैं आने वाले समय में और आपको एग्जांपल दूंगा, तो आपको सेंसेक्स काम कैसे करता है वो समझ में आएगा। फिलहाल इसको लिख लो, ये जरूरी है। कहां तक मैंने बोला था? मैंने बचतों को एकत्रित कर वाणिज्य एवं उद्योगों के विकास के लिए, कॉमा के बाद लिखी उसे में, वाणिज्य एवं उद्योगों के विकास के लिए, वाणिज्य एवं उद्योगों के विकास के लिए उत्पादक निवेशों में, वाणिज्य एवं उद्योगों के विकास के लिए उत्पादक निवेशों में प्रवाहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्पादक निवेशों में प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट, पूंजी बाजार राष्ट्र के पूंजी निर्माण, पूंजी बाजार राष्ट्र में पूंजी निर्माण एवं आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। पूंजी बाजार बचतकर्ताओं को, फिर से बोल दो उसको, पूंजी बाजार राष्ट्र में पूंजी निर्माण तथा आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। पूंजी बाजार बचतकर्ताओं को, पूंजी बाजार बचतकर्ताओं को लाभांश या ब्याज के रूप में प्रोत्साहित करते हैं। बचतकर्ताओं को लाभांश या ब्याज के रूप में प्रोत्साहित करते हैं। आगे बोलूं? पूंजी बाजार सट्टा गतिविधियों, सट्टा मतलब समझते हो, स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी जो होती,
जैसे MS धोनी आपको खिलाते हैं FPL में पैसा लगाओ, ड्रीम 11 में पैसा लगाओ, ये सब सट्टेबाजी। भारत में सट्टेबाजी बैन थी, लेकिन IPL जब से आया है ऑफिशियल तरीके से आपसे पैसे लगाते हैं। आप वो बोलेंगे कि ड्रीम 11 में पैसा लगाओ और करोड़पति बन जाओ, और धीरे से तेजी से बोलेंगे दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मार्केट प्लेस, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। बहुत तेजी से बोलेगा, बहुत जल्दी से बोलेगा। कभी एडवर्टीजमेंट में देखिएगा नोट करके नीचे एक स्टार बन के लिखा होता है, आपको दिखता बड़ा वाला है, छोटा वाला कोई नहीं दिखता। और कितने लोग लाखों लाखों अपने पैसे गंवा चुके हैं ड्रीम 11, क्योंकि किसी को नॉलेज तो होता नहीं। जुआ कैसे काम करता है? अगर आप जुआ खेलने बैठे, प्लेइंग कार्ड पत्ते खेलने बैठे, 1000 रुपए कहीं आपने 2000 कमा लिया, तो अब आपकी लालच बढ़ गई। आपको दिमाग में अब ये चल रहा है कि अगर 2000 आ गया, शायद थोड़ा और बैठ जाऊं और आ जाए, 2000 से आपका 10,000 बन गया, तो अब आपका लालच बढ़ गया है। बैठे बैठे 1 घंटे के अंदर 10,000, अब आपका 10,000 से 25,000 हो गया, 25 से 50 हो गया। होता है ऐसा, आप जीत सकते हैं, ऐसा हो सकता है भाई, प्रोबेबिलिटी का खेल है, आप जीतते गए, हो सकता है। लेकिन कहीं आप हारते चले गए तो आपको लगता है यार थोड़ा सा एक चांस, एक गेम और खेलो, एक गेम और खेलो, और फिर धीरे धीरे कंडीशन ये आ जाती है कि जिस बाइक से आप आए थे उसको भी गिरवी रखते हैं, जिस सोने की चैन को पहन के आए थे उसको भी गिरवी रखते हैं। और सबसे ज्यादा फायदा जानते हो किसका होता है? वहां पर कुछ होशियार लोग बैठे रहते हैं, जिसको आप लोग चालाक बोलो, दलाल बोलो, ब्रोकर बोलो, जो भी बोलना चाहे वो बैठा रहेगा। दुनिया में उस गेम में किसी का फायदा हो नुकसान हो, उसका हमेशा फायदा होगा, क्योंकि एक जीतेगा, एक तो हारेगा ही ना, एक जीतेगा तो एक हारेगा। अब जो हारेगा उसको पैसे की जरूरत है कि यार शायद जीत ही जाऊं, जो पैसे, क्योंकि जो हारा वाला इसलिए खेल रहा है जो पैसे गंवा चुका है उसको वापस मिल रहा है, एक चांस मिल जाए, एक चांस मिल जाए। अब वो इसीलिए बैठा हुआ है कि जो तुम्हारा आईफोन 75,000 का है, 10,000 में अगर दो मुझको तो ले लो। वो पैसे अपना बकायदा कैश रख के जेब में बैठा हुआ है, बस देख रहा है कि हार कौन रहा है। अब आप हारे, आपकी चैन को भी 5,000 रुपए में खरीदेगा और चैन अपना पहनेगा और खुशी खुशी चल देगा। इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट कहाँ है? कहीं नहीं। या ये कह देगा 10 दिन के अंदर मेरे पैसे चुका देना, नहीं चुकाओगे जो तुम्हारे घर में KTM ड्यूक रखी है मैं वो उठा लूँ। तो ऐसे भी लोग अमीर बनते हैं कि जीते हारे कोई भी, लेकिन उनका प्रॉफिट हमेशा हो। लेकिन आज क्या हो गया, ऑफिशियल सट्टेबाजी ऐप आ गए जिस पर ड्रीम 11 बोलते हैं, तमाम तरह के एप्लीकेशन था, लेकिन उनका मेन पर्पज ये था लोगों से पैसे लेना, और आप लोग उसमें ना फंसे तो ज्यादा। अगला लिखिए, उसी में मैंने क्या बोला था, पूंजी बाजार सट्टा गतिविधियों को कम करने में सहायक होते हैं। पूंजी बाजार राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन की वृद्धि में सहायक होते हैं। पूंजी बाजार राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन की वृद्धि में सहायक होते हैं। हो गया? इसका मतलब ये है कि अगर आपने शेयर्स में पैसे लगाए हैं तो अगर कंपनी को फायदा होगा तो कंपनी आपको डिविडेंड देगी। डिविडेंड मतलब होता है लाभांश। क्यों देगी? क्योंकि आप उनके शेयर होल्डर्स हो। या अगर आपने कोई शेयर 10 रुपए में खरीदा, उसका प्राइस 25 रुपए होगा तो आप उसको बेच के निकल भी सकते हो। तो तमाम तरीके से जो कंपनियां होती हैं वो पूंजी मार्केट के थ्रू पैसे इकट्ठे करती हैं। कल मैं आपको बताऊंगा कि पूंजी बाजार के प्रकार कितने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखें। अभी तक में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछो, बाकी आपकी मर्जी। टफ तो नहीं लग रहा है ना? पूंजी बाजार इजी है, अरे यार लिखोगे नहीं तो क्या करोगे? अगर नहीं लिखोगे तो मेरे पास फोन आ जाएगा कि आप बच्चों कुछ लिखा नहीं है। मेरा उद्देश्य होता है मैं इतना कभी नहीं लिखाता हूँ, मैं इतना लिख के आता हूँ कि आप लोगों के लिए आप लोग को लिखा होता है।
क्योंकि इंसान जो है वो एक वक्त के बाद क्या करता है कि आपको किताब खोलेंगे तब तो ठीक है, किताब नहीं खोलेंगे तो 6 महीने बाद आपके पास कुछ मटेरियल होना चाहिए जिसको आप देख के वापस से पढ़। हाँ जी, प्राइवेट बैंक अगर दिवालिया हो जाए तो सरकार उनकी नीलामी कराती है। जो भी पैसा मिलता है तो उसमें एक तरीका होता है पैसे देने का। अब आप सुन लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सुन लीजिए कैसे। कंपनी में जिनके पास जो कंपनी का शेयर होल्डर होगा, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तीसरा होता है डिवेंचर होल्डर। इसका मतलब ये होता है अगर कंपनी ने किसी को से लोन लिया है तो लोन वालों को हम पैसा पहले चुकाएंगे, उसके बाद ही शेयर होल्डर का दाम आएगा। ये जो शेयर जिनके पास हैं इनको पैसा सबसे लास्ट में मिलता है जब पैसा कंपनी के पास बचेगा बेचने के बाद। और बैंक का केस है, अगर बैंक का डिपॉजिट का केस है तो मैक्सिमम 5 लाख इतना भी पैसे जमा, 1 लाख है 1 लाख तो मिल जाएगा, 5 10 लाख 20 करोड़ 50 करोड़ तब भी 5 लाख ही मिलेगा। इसीलिए लोग कौन से बैंकों में खाता खुलवाते हैं? जो बढ़िया बैंक हो, जैसे SBI हो गया, PNB हो गया। लेकिन आजकल प्राइवेट बैंक भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे ICICI हो गया, HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ऐसी सब चीजें बहुत अच्छा। जाहिर तौर पर बहुत आसान नहीं है दिवालिया, क्योंकि ये सारे सरकारी बैंक और सरकार को पता है कि कल को SBI अपने आप को, आप सोचिए कि SBI केवल एक ट्वीट कर दे कि हम अपने डिपॉजिटर का पैसा नहीं चुका सकते, आप समझिए कि पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। पूरे बैंकों के सामने भीड़ लग जाएगी, लोग एक दूसरे को मारने काटने में दौड़ा रहे हैं। क्यों दौड़ाएंगे? क्योंकि सबको अपने बैंक से पैसा निकालना है। तो जो बलशाली होगा वो दूसरे वाले कमजोर वाले को कहे घुसने देगा बैंक, ऐसा होगा? पहले हमको पैसे निकाल। जब कोरोना डिमोनेटाइजेशन हुआ तो क्या हुआ था सिचुएशन, आप उस सिचुएशन को याद करिए। वो तो एक बहुत छोटी सिचुएशन, लेकिन अगर एक बार गलती से मजाक में कोई हैक करके भी ट्वीट कर दे, यानी तो सोचो पूरी सरकार को बैकफुट में आना पड़ेगा। 2008 की जब आर्थिक क्राइसिस आई थी, इकोनॉमिक स्लोडाउन या इकोनॉमिक ग्लोबल मेल्टडाउन जब अमेरिका में आया था, तो वहां के 2 प्रमुख बैंक डूब गए थे, लेमन ब्रदर्स एक और करके दूसरा। तो सरकार को लगा कि यार पूरी जनता अगर पब्लिक पे आ जाएगी, उनके अमेरिकन जो गवर्नमेंट थी, जो अमेरिकन फेडरल रिजर्व था, उनका सेंट्रल बैंक, उनको लगा हमारी अर्थव्यवस्था तो सड़क पे आ जाएगी। तो रातों रात सरकार ने उनको पूंजी डाल के जिंदा किया। अगर कल कोई सिचुएशन आ जाती है तो सरकार अपने पैसे से निकाल के स्टेट बैंक को पैसे देगी, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम लोगों का खाता SBI में, PNB में, लेकिन छोटे मोटे बैंकों की सरकार नहीं बचाएगी। ठीक है, तो आज लेकर रखते हैं, बाकी कल बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये पानी किसका था? थैंक यू वेरी मच।